गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में कारा हम पढ़ रहे थे, तो क्लास डिस्टर्ब हो गई थी उस दिन, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कारा की लगभग सारी जातियां कहाँ पाई जाती हैं? स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में, जबकि एक जाति इसकी कारा बाल्टिका वो सेलाइन वाटर यानी कि लवणीय जल में पाई जाती है या लवणीय जल में उगती हैं। और इन जातियों को साधारण रूप से हम क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट। ठीक है, इनको स्टोन वर्ट कहा जाता है। तो भारत में कारा की लगभग 30 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां? 30 जातियां हैं इन इंडिया। भारत में 30 जातियां हैं। कौन कौन सी जातियां देख लेते हैं। देखिए, 6 जातियां तो इनकी क्या है? विशेष क्षेत्रीय जातियां हैं। एंडेमिक, जो जिसे हम विशेष क्षेत्रीय एंडेमिक जो है वो पाई जाती हैं। विशेष क्षेत्रीय का मतलब है कि केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है, उसके अलावा इतर कहीं पर भी नहीं पाई जाती। तो 6 इसकी विशेष क्षेत्रीय जातियां एंडेमिक कौन सी हैं देख लेते हैं। एंडेमिक स्पीसीज पहली है कारा वेलिची। पहली जो इसकी जाति है उसका नाम है कारा वेलिची। दूसरी है कारा न्यूडा। ठीक है, कारा न्यूडा इसकी दूसरी जाति है। फिर है तीसरी हैंडी हैटेई। नंबर 3 है हैंडी और फिर है हैटेई। इसके बाद नंबर 5, इन जातियों के नाम आपको याद रखने हैं। वंडा लुरेंसिस और फिर है पशानी। वंडा लुरेंसिस और नंबर 6 है पशानी। इस प्रकार से इसकी 6 जातियां तो क्या है? विशेष क्षेत्रीय है। अगर विशेष क्षेत्रीय 2 जातियों के नाम पूछ ले तो आपको न्यूडा और वेलिची अच्छी तरह से याद रह जाएंगे। हैंडी भी याद रहने लायक है, हटेई भी याद रहने लायक है, और पशानी जो कि एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है वो भी याद रहने लायक है। कारा जो है उसकी कुछ और जातियां हैं, जैसे ब्राउनी है, जिम्नोप्टिस है, इसी तरह से जिलेनिका है, ये भी है। तो और जातियों में देखिए कारा जिलेनिका, इसी तरह से कारा ब्रूनी और कारा जिम्नोप्टिस, ये इसकी कुछ और जातियां हैं। ठीक है, ब्रूनी जो है वो भी एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कारा भारत में सर्दी का जो मौसम है नवंबर से लेकर फरवरी तक का, उस मौसम में ये उगता है कारा। कारा का पादप थैलस कैसा होता है वो देख लेते हैं हम। इसे स्टोन वर्ट क्यों कहते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, कारा का थैलस किस प्रकार का होता है? सबसे पहली बात तो ये कि कारा का थैलस जो है वो इक्विशिटम जैसा दिखाई देता है। तो इसमें इक्विशिटोइड थैलस पाया जाता है। इक्विशिटोइड थैलस पाया जाता है, यानी इक्विशिटम जो है एक टेरिडोफाइट है और उस टेरिडोफाइट की तरह ही इसकी आकृति या इसका जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो पाई जाती है। 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा ये पादप हो सकता है और सीधा पादप होता है। और इसमें देखिए पादप एक अक्ष युक्त होगा, सीधा होगा, और कीचड़ में ये मूलाभासों द्वारा धंसा रहता है या स्थित रहता है। पादप में 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है इक्विशिटोइड थैलस, इसका पहला लक्षण है। दूसरा है प्लांट जो है वो 30 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, एंड इरेक्ट होता है, सीधा होता है और 30 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। प्लांट बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है राइजोइड्स, दूसरा है मेन एक्सिस और तीसरी है शाखाएं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है राइजोइड्स, राइजोइड्स को हम हिंदी में कहते हैं मूलाभास। दूसरा है इसमें मेन एक्सिस
ठीक है, ये दूसरा भाग है इसका। और तीसरा क्या है, ब्रांचेज यानी शाखाएं। इस प्रकार से जो पूरी प्लांट बॉडी है कारा की वो 3 भागों में डिवाइड होती है। क्लियर? तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 3 भाग। इसको तो हम हटाएंगे यहाँ से और डायग्राम बनाएंगे किस प्रकार से कारा में प्लांट बॉडी होती है। तो कारा में देखिए एक बार शायद मैंने पहले भी इस प्रकार के डायग्राम यहाँ बनाए हैं। तो देखिए इसमें अब आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आपको कुछ शाखाएं दिख रही होंगी। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं वो आपके सामने हैं। ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं होती हैं, ठीक है। और जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं वो नीचे की ओर होती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी या ब्रांचलेट, प्राइमरी लेटरल भी कहते हैं, ब्रांचलेट भी कहते हैं। तो वो नोड पर स्थित होती हैं। तो नोड पर इस तरह से जो शाखाएं हैं ये वाली, इस प्रकार से ये शाखाएं जो चक्रिक फॉर्म में होती हैं ये शाखाएं कहलाती हैं ब्रांचलेट। इस प्रकार से इसके अंदर ये ब्रांचलेट होती हैं। आपको दोनों ही शाखाओं का अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, भ्रमित हो जाता है स्टूडेंट कि कौन सी अनलिमिटेड ग्रोथ वाली है कौन सी लिमिटेड ग्रोथ वाली है। तो जो लंबी शाखाएं हैं जो मुख्य अक्ष से निकली हुई हैं वो तो होती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, और जो अनलिमिटेड ग्रोथ पर नोड है उन नोड से शाखाएं निकलती हैं वो होती हैं लिमिटेड ग्रोथ वाली। लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं को ब्रांचलेट या प्राइमरी लेटरल यानी प्राथमिक पार्श्विकाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, ये शाखाएं होती हैं। नीचे ही नीचे होते हैं राइजोइड्स, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, जड़ों की तरह जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, राइजोइड्स हैं। तो ये कारा का पादप इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये तो है राइजोइड्स, ठीक है। ये है मैन एक्सिस, इसको हम कहेंगे मैन एक्सिस। दूसरा पार्ट ये होता है। तीसरा पार्ट होती हैं ये अनलिमिटेड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, और ये कहलाती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। इनको हम ब्रांचलेट भी कहते हैं, ब्रांचलेट, या फिर हम इसे प्राइमरी लेटरल भी कहते हैं, यानी पार्श्व प्रारंभिकाएं इसको हम कह सकते हैं। ये होता है नोड जिस पर ये कौन सी ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ शाखाएं जो है वो निकली रहती हैं, ये नोड होती हैं। तो ये नोड यहाँ पर इस नोड से ये शाखाएं चक्रिक अवस्था में निकलती हैं। तो देख लेते हैं एक एक पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे राइजोइड्स की। देखिए राइजोइड्स जो हैं वो एक पंक्तिक होते हैं, यूनिसेरिएट होते हैं, शाखित होते हैं और तिरछे पट इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये बहुकोशिक होते हैं, सीधी सी बात है।
राइजोइड्स कैसे हैं? एक पंक्तिक, दूसरे शाखित भी हैं, तीसरे तिरछे पटों युक्त होते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, एक अगर हम यहाँ पर राइजोइड्स बना करके देखें तो ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। तो शाखित हैं, ये शाखन हो गया राइजोइड्स का, ठीक है, इस प्रकार से। अब इनमें तिरछे पट पाए जाते हैं, इस प्रकार से तिरछे पट होते हैं। ये आपको याद रखना है कि कारा के राइजोइड्स में तिरछे पट पाए जाते हैं और ये बहुकोशिक होते हैं। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। कारा का जो राइजोइड्स है उनमें यूनिसिरिएट यानी कि एक पंक्तिक होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय, ठीक है। और ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, कितने? बहुत सारे। इसलिए ये कैसा हो जाता है? तिर्यक पट या तिरछे पटों युक्त होते हैं राइजोइड्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मुख्य अक्ष में। ये है मुख्य अक्ष, इसका थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ये मुख्य अक्ष है। तो देखिए मुख्य अक्ष जो है कारा में लंबी, उधर और अनिश्चित काल तक की वृद्धि की क्षमता इस मुख्य अक्ष में होती है। यानी कि सीधी, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं वो कहाँ से निकली हुई है? इस अक्ष से ही निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस अक्ष में ये क्षमता होती है कि वो लंबे समय तक वृद्धि कर सकता है, सीधी वृद्धि कर सकता है, ठीक है, और अनिश्चित काल तक की अवधि तक वृद्धि कर सकता है। अक्ष जो है वो सुस्पष्ट नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं ये नोड है, यहाँ पर ये इंटरनोड है, ये आगे भी जैसे अब ये यहाँ से एक अक्ष है तो ये दूसरा अक्ष है, यहाँ से देखिए ये एक अक्ष जो है यहाँ पर भी एक नोड है, तो इससे ये शाखाएं निकली है। तो इस तरह से इसमें देखिए नोड और इंटरनोड बने होते हैं अक्ष में। पूरा जो ये भाग है ये वाला, इस प्रकार से ये पूरा अक्ष ही है एक तरह का, ठीक है। तो इस अक्ष में ये नोड और इंटरनोड है। क्योंकि देखिए इसको पूरे को अक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अक्ष की नोड से ही ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी कि जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं वो निकली रहती हैं। अब देखते हैं बात इसमें नोड और इंटरनोड की। तो जो नोड है वो देखिए किस प्रकार से, जो परव संधियों से 4 प्रकार के उपांग उत्पन्न होते हैं। ये जो नोड इंटरनोड है ये वाली, तो ये कहाँ है? ये 2 इंटरनोड के बीच में एक नोड होती है और नोड पर 4 प्रकार के उपांग बनते हैं। यानी कि इस नोड पर 4 उपांग होते हैं जिसमें से एक ब्रांचलेट भी है। उन चारों के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लो ये नोड है, ये वाला, इस नोड की बात करें तो इस नोड पर कौन कौन से उपांग हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला उपांग कौन सा है? देखिए इस नोड पर ये है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं, ये इसका पहला उपांग हो गया, ठीक है। दूसरा उपांग क्या है इसका? दूसरा उपांग है लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं, ठीक है। ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं ये भी इस अक्ष से, आधार तो यही हो गया ना, तो ये इसके दूसरे उपांग हो गए, ठीक है। तीसरे उपांग क्या है? तीसरे उपांग है इसमें ये जो भाग है, ये वाला बीच बीच का जो क्षेत्र है यानी कि इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड क्या है? इसके तीसरे उपांग है, क्लियर। या हम अगर इनकी बात नहीं करें, इंटरनोड नहीं है, ये जो इंटरनोड है, नोड है, इस पर इस तरह से अनुपर्ण होते हैं, छोटे छोटे अनुपर्ण होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे हम बड़े रूप में देखें हम किस प्रकार से हो सकते हैं।
इस प्रकार से होते हैं। अब इसको मैंने बड़ा बना दिया तो ये जैसे नोड हो गया, ठीक है, कारा में ये तो नोड है और इस नोड पर इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे अनुपर्ण होते हैं, ये अनुपर्ण है, ठीक है। तो ये इसके तीसरे उपांग हो गए अनुपर्ण, स्टिपुलेट जिसे हम कहते हैं, स्टीपल जिसे हम कह सकते हैं, अनुपर्ण पाए जाते हैं तीसरे उपांग। और चौथे उपांग क्या है? चौथे उपांग है ये वाली कोशिकाएं, इनको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी वल्कुटीय कोशिकाएं हैं जिससे कि आगे किसका निर्माण होता है? इंटरनोड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के उपांग अक्ष पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। फिर है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, तीसरे हैं स्टीपल, और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल कोशिकाएं, कॉर्टिकल सेल, ठीक है। इस प्रकार से नोड पर 4 प्रकार के उपांग बनते हैं। आगे चलते हैं शाखाएं। तो शाखाएं 2 प्रकार की कारा में निकली होती हैं। पहली शाखाओं को हम कहते हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। तो मुख्य अक्ष की प्रत्येक परव संधि, ये परव संधियां जो है इनको हम प्रत्येक परव संधि कहेंगे। तो मुख्य अक्ष की प्रत्येक परव संधि, ठीक है, यानी इस अक्ष पर ये जो मुख्य अक्ष है इसकी प्रत्येक परव संधि, और फिर उसके बाद लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं की प्रत्येक परव संधि से चक्रिक रूप से सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं। तो यहाँ से भी देखिए आप ये वाली जो है चक्रिकाएं यहाँ पर भी निकल रही हैं, और ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं उनकी नोड से भी चक्रिक रूप में इस प्रकार की शाखाएं निकलती रहती हैं। तो कई सीमित वृद्धि वाली शाखाएं उत्पन्न होती हैं, इनको हम प्राथमिक पार्श्व शाखाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? ये वाली जो है इनको हम प्राथमिक पार्श्व शाखाएं कहते हैं। इनको हम शाखिकाएं भी कहते हैं, ब्रांचलेट इनको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, जो 2 परव संधियां हैं, 2 परव संधियों का मतलब है कि जैसे एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। तो ये 2 नजदीक की परव संधियां हो गई हैं। इन दोनों परव संधियों से निकलने वाली शाखाएं एक दूसरे से क्या हो सकती हैं? एकांतरित हो सकती हैं। एकांतरित का मतलब यही है कि इस पर जैसे इधर की ओर हो, इस पर इधर की ओर हो, इस प्रकार से एकांतरित भी हो सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जो प्राथमिक पार्श्व शाखाएं हैं, यानी कि ये वाली जो छोटी वाली जो है, इनकी नोड पर द्वितीयक पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यानी जो ये वाली शाखाएं हैं, इनकी जो नोड है, अंदर इनके भी नोड होती हैं, तो उन नोड पर एक कोशिकीय सेकेंडरी लेटरल यहां पर उत्पन्न होती हैं। कौन सी उत्पन्न होती है? एक कोशिकीय सेकेंडरी लेटरल उत्पन्न होती हैं, और उनकी कक्षा से जननांगों का विकास होता है, यानी कि लैंगिक जनन सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर बनते हैं, यानी कि यहाँ पर बनते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये तो आपने देख ही लिया। अब हम देखें एक संरचना, एक जो डायग्राम है इसका भी बना लेते हैं। जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं वो किस प्रकार की होती है? ये है एक लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा, ठीक है। और इस लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा पर जब हम देखेंगे जननांगों का विकास किस तरह से होता है, तो देखिए ये इसकी नोड है, ठीक है, ये इसकी नोड है। इस प्रकार से हमने बनाया है इसका डायग्राम, ये नोड है, क्लियर। इस नोड पर ये है सेकेंडरी लेटरल, इस प्रकार से, जिनको हम कह रहे हैं अनुपर्ण, ठीक है। ये सेकेंडरी लेटरल है इस प्रकार से, क्लियर। और इन सेकेंडरी लेटरल के साथ साथ ही इनकी कक्षा से लैंगिक जनन या लैंगिक जनन से रिलेटेड लैंगिक अंग जो है वो बनते हैं। तो लैंगिक अंग अगर यहाँ बनेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे? तो ये तो बन जाती हैं इसमें
इस प्रकार से इसका मादा जनन तंत्र, ठीक है, और नीचे की तरफ ये गोला सा जो है ये इसका नर जनन तंत्र है, ठीक है। जो इसका मादा जनन तंत्र है उसको न्यूक्यूल कहते हैं, जो इसका नर जनन तंत्र है उसको ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल हमेशा नीचे की ओर बनता है, न्यूक्यूल हमेशा ऊपर की ओर बनता है। ये तो सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की नोड पर लैंगिक अंगों का विकास होता है। ये आपको याद रखना है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि कारा में कौन सी शाखाओं पर, लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं पर, कौन सी शाखाओं पर लैंगिक अंगों का विकास होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं हैं, जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं, उनकी नोड पर इस तरह से ऊपर की ओर न्यूक्यूल का और नीचे की ओर ग्लोब्यूल का विकास होता है, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर लैंगिक अंगों का विकास होगा। आगे चलते हैं। अनिश्चित या असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, तो देखिए कारा में थैलस की मुख्य अक्ष की परव संधि से जो असीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं वो निकलती हैं। तो असीमित वृद्धि वाली शाखाओं की संरचना मुख्य अक्ष के समान ही होती है और इनको एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टीपुलोड, जिसे हम स्टीपुल कह रहे हैं, ये सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की आधारी परव संधियों पर बनती हैं, यानी कि ये वाली जो शाखाएं हैं इनकी आधारी परव संधियों पर इस तरह से स्टीपुलोड का विकास होता है। इसके बाद कॉर्टेक्स, तो नोड जो है उससे लंबी उधर्व कोशिकाएं निकलती हैं जो परव कोशिका को घेरे हुए रहती हैं। परव संधि से लंबी, यानी ये वाली जो कोशिकाएं हैं, ये वाली जो कि किसको घेरे हुए हैं, इस इंटरनोड को घेरे हुए हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल सेल कहते हैं, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, ये इस नोड से ही निकलती है। नोड से निकलकर इधर आ गई, इधर चली गई, इधर से आधी इस नोड से आ गई, आधी इस नोड से आ गई। इस तरह से नोड से निकल कर के ये कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, इंटरनोड का निर्माण करती हैं। तो परव की आधी लंबाई एक परव संधि की वल्कुट कोशिकाओं से, यानी कि परव, ये पूरा परव है तो इसकी आधी लंबाई परव संधि की आधी कोशिका से, आधी कोशिका तो इधर से आएगी और आधी इधर से आएगी। तो इस तरह से ये बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं कोशिका की संरचना में। अब इनमें कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो देखिए कोशिका हम देख रहे हैं दो प्रकार की हैं, नोड और इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड ज़्यादा होती हैं, नोड कम होती हैं, परंतु कार्यात्मक दृष्टि से नोड का कार्य ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि नोड पर ही विभिन्न प्रकार के लैंगिक अंगों का विकास होता है। तो कोशिका संरचना में सबसे पहले हम देखेंगे परव संधि कोशिका किस प्रकार की है। तो परव संधि कोशिका जो है वो इस प्रकार से होती है। दोबारा बनाते हैं। ये है परव संधि कोशिका। अब इस परव संधि कोशिका में देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कारा में प्रत्येक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कारा में प्रत्येक कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कारा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये इसकी क्या है, इंटरनोड कोशिका है। इंटरनोड कोशिका इस प्रकार की होती है, इसमें साथ ही बना देते हैं, ये है इंटरनोड कोशिका, सॉरी।
और इस इंटरनोड कोशिका में इस प्रकार से एक बड़ी वॉक्यूल होती है मध्य में, ये इसकी वॉक्यूल है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसमें ये हैं बहुत सारे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, डिस्कॉइड यानी बिंब सदृश क्लोरोप्लास्ट होते हैं इस प्रकार से, जो कि इसके परिधीय भाग पर पाए जाते हैं। और ये है इसके केंद्रक। ठीक है, केंद्रिकाएं जो है, छोटी छोटी केंद्रिकाएं इस प्रकार से इन क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ ही इस इंटरनोड कोशिका में यानी कि परव कोशिका में पाई जाती है। क्लियर। और जो नोड कोशिका है इसमें देखिए कौन कौन से भाग हैं, तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस इसमें बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस होता है इस प्रकार से, ये बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर डिस्कॉइड फॉर्म में इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ये इसके क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद है आगे और क्या है इसमें, और इसमें देखिए प्रोटीन बॉडीज होती हैं और साथ ही साथ वॉक्यूल, बड़ी इसमें एक वॉक्यूल भी होती है इस प्रकार से, और ये इसकी प्रोटीन बॉडीज है और ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। ये तो है सेल वॉल, इधर से इसकी, इधर से इसकी। ठीक है, ये है प्रोटीन बॉडीज, तो इसमें भी है प्रोटीन बॉडीज, तो ये इसकी प्रोटीन बॉडीज। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका साइटोप्लाज्म। क्लियर। इसके बाद ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, और इसमें है न्यूक्ली, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्ली, बहुत सारे केंद्रक है ना इसलिए। ये है डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, और इसी तरह से ये भी क्या है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। और इसमें देखिए एक बड़ी वॉक्यूल होती है ये वाली, तो ये तो है इसमें वॉक्यूल, और इसमें एक केंद्रीय वॉक्यूल होती है, ये भी एक वॉक्यूल है। और वॉक्यूल के अंदर की तरफ ये प्रोटीन बॉडीज इसके अंदर पाई जाती हैं, ये प्रोटीन बॉडीज इसमें अंदर की ओर भी होती हैं, ये प्रोटीन बॉडीज हैं। ठीक है, ये है नोड और ये है इंटरनोड। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाएं आपके सामने हैं। तो देखिए प्रत्येक कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और कोशिका भित्ति में सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है, इसीलिए कारा को स्टोन वर्ट कहा जाता है। परव संधि की कोशिकाएं छोटी होती हैं, जबकि परव कोशिकाएं लंबी होती हैं। सघन कणिका में जीवद्रव्य और एक एक केंद्रक होता है, किसमें, नोड कोशिका में। और प्रत्येक परव कोशिका में भी शुरू में तो एक ही केंद्रक होता है, परंतु बाद में केंद्रक का विभाजन हो जाता है, जिससे कई छोटे छोटे केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका के केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका होती है, किसमें, इंटरनोड में। ठीक है, जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य इस तरह से परिधि पर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो लगातार जो एंडोप्लाज्म में उपस्थित जीवद्रव्य है वो निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है, इसकी अगर बात की जाए तो, और इसमें भी इस प्रकार से लगातार इसमें गति होती रहती है। ठीक है, तो जीवद्रव्य का जो प्रवाह है वो कोशिका भित्ति में स्थित तंतुओं के सिकुड़ने और फैलने से होता है। जो बाहरी जीवद्रव्य हैं उसमें कई डिस्कॉइड प्रकार के या अंडाकार प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और आपको ये याद रखना है कि कारा में पायरेनोइड नहीं पाए जाते। वैसे तो अधिकतर एल्गी में पाए जाते हैं, परंतु कारा में नहीं पाए जाते। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल जानेंगे। कारा में कायिक जनन